हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक यहाँ पे एक थैला मान लिया हमने, क्या है उसके अंदर 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक रैंडमली एक बॉल को पिक किया जाता है। इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, उसका कलर नोट किया और वापस उसको थैले के अंदर डाल दिया गया। 2 additional ball of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random। यहाँ पे क्या कहा है उसने, अब 2 बॉल्स एडिशनल ऐड कर देनी है। ऑफ द कलर ड्रॉन मतलब जौन से कलर की भी बॉल निकली थी ना, उसी कलर की वापस 2 नई बॉल आपको अर्न के अंदर ऐड कर देनी है। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर दोबारा से एक बॉल आपने बाहर निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो हमने क्या बतानी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो सेकंड बॉल होगी वो कौन से कलर की होगी बच्चों, रेड कलर की होगी। मतलब जो 2 एडिशनल बॉल ऐड हो रही है हमारी, वो कौन सी हो रही है, रेड कलर की। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अर्न के अंदर टोटल बॉल कितनी है, पहले टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 रेड थी 5 ब्लैक थी, तो कितनी होगी टोटल 10 बॉल्स। अब यहाँ पे 2 इवेंट मान लेते हैं हम। लेट E1 is event, first ball is red, first ball is red। E1 क्या इवेंट है जिसमें फर्स्ट बॉल क्या हो, रेड कलर की हो। E2 क्या इवेंट है, E2 इज इवेंट सेकेंड बॉल या फिर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। हमने तो पहली बॉल देख ली है ना। मान लो ये हमारे पास बॉक्स था, इसके अंदर बहुत सारी बॉल हैं, रेड ब्लैक जो भी हैं, ये रेड हैं कुछ ब्लैक हैं, इस तरीके से बहुत सारी बॉल है। टोटल मतलब 10 बॉल्स हैं। इसमें से हमारा क्या दिखा, हमने जो पहली बॉल निकाली उसकी E1 इवेंट से कंपेयर कर लिया कि वो हमारी रेड कलर की बॉल निकली। दूसरी बॉल जो निकाली E2 इवेंट क्या हो गया, ब्लैक कलर की। ठीक है, एक रेड कलर के चांसेज हो सकते हैं हमारे, ब्लैक कलर के चांसेज हो सकते हैं कि कोई भी कलर की बॉल निकल सकती है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। मतलब पहली बॉल जो निकालेंगे हम रेड कलर की निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉल कितनी थी हमारे पास 5, टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो 5/10 मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लेते हैं। मतलब जो हमारी बॉल निकले वो ब्लैक कलर की है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/10। ये भी 5/10 होगी। मतलब हाफ चांसेज हमारे किसके हैं कि जो फर्स्ट बॉल निकले वो रेड कलर की निकले, और सेकंड जो चांस है वो किसके हैं, ब्लैक बॉल के, वो भी कितने हैं 50% चांस है, मतलब हाफ चांसेज है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद उसने क्या कहा, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। 2 एडिशनल बॉल जो हैं वो वापिस किसके अंदर, अर्न के अंदर ऐड कर दी गई। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, मेन चीज यहीं पे है समझने की। अब बच्चों देखो, मान लो हमने पहली बॉल रेड निकाली और वो रेड कलर की निकल गई, तो हमें जो इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा बॉल ऐड करनी है वो कैसे कलर की ऐड होंगी, रेड की ही ऐड होंगी। हो भी सकता है भाई पहली जो बॉल निकाली है ब्लैक कलर की भी निकल जाए, तो आप इसमें कौन से कलर की बॉल ऐड करोगे, 2 ब्लैक कलर की बॉल ऐड करोगे। ठीक है, हम एज्यूम करके चल पड़ते हैं यहाँ पे। लेट द फर्स्ट बॉल इज ऑफ रेड कलर। तो यहां पे क्या आ जाएंगी, 2 एडिशनल बॉल आर ऑफ रेड कलर। तो हम जो 2 एडिशनल बॉल ऐड करेंगे वो कौन से कलर की ऐड करनी पड़ेंगी, हमें रेड कलर की ही ऐड करनी पड़ेंगी अगर हमारी फर्स्ट बॉल रेड कलर की निकली तो। टोटल रेड बॉल कितनी हो गई, अब टोटल रेड बॉल कितनी हो गई बच्चों, 5 पहले थी उसमें 2 और ऐड कर दी, तो टोटल कितनी हो गई 7। और टोटल बॉल इन अर्न, टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास इन अर्न, 7 तो रेड की होगी 5 ब्लैक की, तो कितनी होगी टोटल 12 हो गई। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी देखो हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर विद रिस्पेक्ट टू इवेंट E1। इसका मतलब क्या है कि अगर इवेंट E1 परफॉर्म होता है, क्या परफॉर्म होता है, E1 परफॉर्म होता है, इसका मतलब जो पहली बॉल निकलती है वो रेड कलर की निकलती है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल बॉल कितनी है रेड 7 और टोटल कितनी हो गई 12, तो 7/12 हो गई।
ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर विद रिस्पेक्ट टू इवेंट E2। अगर मान लो पहली बॉल ब्लैक कलर की निकलती है बच्चों, तो थैले के अंदर कितनी रेड रहेंगी हमारी? 5 ही तो रेड ही रहेंगी। जो 2 एडिशनल बॉल ऐड करेंगे वो तो ब्लैक की ऐड होंगी। ध्यान से समझो क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू इवेंट E2। E2 मतलब क्या था? अगर पहली बॉल ब्लैक की निकलाई, पहली बॉल ब्लैक की निकलेगी तो इसमें कौन से कलर की ऐड होंगी? 2 बॉल ब्लैक की तो ऐड होंगी। रेड कितनी रहेंगी? 5 ही रहेंगी। तो वे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक बार दोबारा फिर बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आनी चाहिए चीज। उसने क्या कहा है कि हमने बैग के अंदर से बॉल निकालनी है भाई। आंख मीच के आपने बॉल निकाल ली, आपने देखा पहली बॉल रेड कलर की निकलाई, तो इवेंट मान लिया E1। आपने देखा किसी दूसरे बच्चे ने पहली बॉल निकाली, उसकी बॉल निकलाई ब्लैक, वो E2 इवेंट मान लिया। तो E1 इवेंट क्या है कि पहली बॉल रेड कलर की निकले, E2 इवेंट क्या है कि पहली बॉल ब्लैक कलर की निकले। अब उसने क्या कहा है, दोबारा से बात कही है उसने कि आप जो भी कलर की बॉल निकाल रहे हो उसी कलर की 2 बॉल और ऐड कर देनी है। अब मान लो आपने इवेंट परफॉर्म किया E1 और आपकी पहली बॉल निकलाई रेड कलर की, तो आप कौन से कलर की ऐड करोगे बैग के अंदर? 2 और एक्स्ट्रा रेड कलर की। तो टोटल रेड की कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। और टोटल इस बैग के अंदर कितनी बॉल होगी? 12 होगी। अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी अगर हमारा इवेंट E1 परफॉर्म होता है, E1 मतलब जो आपने किया है, तो कितनी बॉल होगी रेड बैग के अंदर? 7, और टोटल थी 12, तो 7/12 प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर विद रिस्पेक्ट टू इवेंट E2 का मतलब अगर आपके दोस्त की ब्लैक बॉल निकल जाती है तो बैग के अंदर तो 5 रेड ही रहेंगी, ब्लैक कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी, क्योंकि 2 ब्लैक ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर निकालनी है। क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। देख लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट क्या थी? 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 क्या है? 7/12। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थी 1/2 इंटू R/E2 की क्या है? 5/12। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया यहाँ पे? 7/12 2 जा 24, प्लस में 5 की 1 से 5 1 जा 5, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 24 एलसीएम, यहाँ पे 7 और प्लस में 5, तो ये क्या आ गया? 12/24। तो आंसर क्या आ गया फाइनली हमारे पास? 1/2 प्रोबेबिलिटी। हाफ प्रोबेबिलिटी किसकी होंगी कि हमारे चांसेस होंगे रेड कलर की निकलने की फर्स्ट बॉल, और हाफ ही होंगे हमारे किसके? ब्लैक के। तो यहां पे भी हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी रेड कलर की कितनी आई? हाफ ही आई। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग के अंदर क्या है? 4 रेड है, 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग कंटेन 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल। दूसरा जो बैग है उसके अंदर कितनी है? 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। यहां पे क्या कहा है? दोनों में से रैंडमली एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। और उस सिलेक्टेड बैग में से एक बॉल को बाहर निकाला जाता है, और वो कैसे कलर की बॉल मिलती है? रेड कलर की बॉल मिलती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकली है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं? इन दोनों इवेंट को एज्यूम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? लेट E1 and E2 be the event of selecting bag। सबसे पहले तो हमें बैग सिलेक्ट करना है, तो हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एक बैग सिलेक्ट होगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल बैग 2 थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी? वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। हाफ चांसेस होंगे कि हमारा E1 बैग सिलेक्ट हो, हाफ चांसेस होंगे कि हमारा E2 बैग सिलेक्ट हो। ठीक है, अब फर्स्ट बैग के अंदर टोटल बॉल्स क्या होंगी? 4 रेड प्लस में 4 ब्लैक, तो टोटल कितनी होगी? 8 बॉल्स हो गई या नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहां पे देखनी है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या देखनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम इवन बैग। यही तो निकालनी है हमें। देखो यहां पे क्या कह रखी है कि जो बॉल निकले वो हमारी रेड कलर की निकलनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम इवन क्या हो जाएगी, रेड कलर के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है हमारी, फर्स्ट बैग के अंदर टोटल रेड कितनी है 4 रेड अपॉन में 8, तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 हो गई। सेकंड बैग के अंदर आ जाओ। सेकंड बैग टोटल बॉल्स क्या हैं, 2 रेड हैं प्लस में 6 ब्लैक हैं, तो टोटल बॉल होगी 8 बॉल्स। अब बॉल रेड कलर की हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम E2 इवेंट मतलब सेकंड बैग से सिलेक्ट हो, तो क्या हो जाएंगी, रेड कितनी है 2 बाय टोटल बॉल्स 8, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब हमें क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमें क्या निकालनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग फर्स्ट बैग से ही बॉल सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे बेस थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे। बेस थ्योरम क्या हो जाएगी, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट बैग से सिलेक्ट होने की E1 की अपॉन में रेड कलर की बॉल, जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लेते हैं, बस क्लियर हो गया। तो यहां पे कंडीशनल, यहां पे हम अपनी बेस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर फ्रॉम इवन बैग अपॉन में यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R फ्रॉम E2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, वैल्यू देखते हैं क्या पुट होंगी यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट देखो कितनी थी 1/2, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E1 क्या है, ये भी 1/2 है अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E1 1/2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E2 क्या है 1/4। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 1/2 इंटू 1/2 1/4 अपॉन में यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4 और प्लस में 1/8 क्या है यहाँ पे 1/4 ऊपर नीचे, इसका 8 एलसीएम 4 टू जाए 2 + 1, तो कितना आ गया फाइनली आंसर 1/4 इंटू 8/2 और 1 3, 4 टू जाए 8 तो मतलब क्या आ गया 2/3 आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 R। मतलब हमारा E1 बैग मतलब फर्स्ट बैग सिलेक्ट होगा और रेड बॉल हमें मिलेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे 2/3 हो गई। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar। यहाँ पे क्या कहा है, किसी कॉलेज के अंदर 60% ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं और 40% ऐसे हैं जो डेली अप डाउन करते हैं मतलब घर से आते हैं। Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade। यहाँ पे क्या कहा है, हॉस्टल में रहने वाले 30% बच्चों ने A ग्रेड अचीव की एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, और 20% बच्चे ऐसे थे जो डे स्कॉलर्स ने A ग्रेड अटेन की इन देयर एनुअल एग्जाम फाइनल एग्जाम में। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन A ग्रेड। लास्ट में क्या किया, कॉलेज से एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया, एक स्टूडेंट को, और देखा गया कि उसकी ग्रेड क्या थी, A ग्रेड थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। तो हमें बतानी है कि प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट हॉस्टलर होगा। रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी है यहाँ पे, तो बेस थ्योरम का यूज होगा। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे पता चला कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, वो अभी समझ लो क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग जाएगा। देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले 2 इवेंट मान लेते हैं हम। लेट E1 इज इवेंट फॉर हॉस्टलर, कि हमारे हॉस्टलर बच्चों के लिए इवेंट E1 है, एंड E2 इवेंट फॉर डे स्कॉलर, जो डेली अप डाउन करते हैं उनके लिए इवेंट क्या है बच्चों, डे स्कॉलर के लिए E2 इवेंट है। तो ये लिख दिए हमने दोनों इवेंट। अब हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60% कितने कहां पे रहते हैं, हॉस्टल के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी 60%, तो मतलब 60/100, 0 से 0 कट गया, यहां पे क्या आ गया हमारे पास 3/5 आ गई, यही आ रही है ना। हाँ, इसको आप 0.6 भी ले सकते हो या 3/5 में भी ले सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर देख लो क्या है, कितने बच्चे बाहर से आते हैं 40%, 40/100, 0 से 0, 2 से कट करेंगे तो 2/5 आ गई। ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ध्यान से देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड फ्रॉम E1 ये हमें दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड अचीव करने वालों की फ्रॉम होस्टलर A/E1 हमें क्या दे रखी है, ध्यान से देखो 30%। 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100, 10 से 10 कैंसिल, मतलब 3/10 प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड फ्रॉम E2 स्टूडेंट्स, E2 मतलब डे स्कॉलर से कितनी दे रखी है, 20%, तो 20/100, 0 से 0, तो ये कितनी आ गई, 1/5 आ गई। यही आई ना, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालनी है, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज होस्टलर। होस्टलर मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ग्रेड क्या अचीव की है स्टूडेंट ने, ए ग्रेड, तो E1/A आपको फाइंड आउट करनी है। हो गई ना रिवर्स प्रोबेबिलिटी, A/E1 हमें दे रखी थी, E1/A आपको निकालनी है, तो बेस थ्योरम का यूज होगा। समझ में आ गई ना बात। देखो यहां से स्टार्ट कर दो, उसने क्या कहा है, एट द एंड ऑफ ईयर स्टूडेंट जो सिलेक्ट किया उसने ग्रेड क्या की है, ए ग्रेड अचीव की है, और वो ए ग्रेड अचीव करने वाला क्या होना चाहिए, होस्टलर स्टूडेंट होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी निकालनी है वो ऊपर इवेंट, ए ग्रेड की हमारी नीचे आ जाएगी। तो यहां पे देखो हमारे पास बेस थ्योरम क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। देख लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितनी है हमारी, 3/10 अपॉन में 3/5 इंटू 3/10 प्लस में 2/5 इंटू 1/5। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। क्या आएगा, ऊपर 3 3 जा 9/10, 5 जा 50 अपॉन में 3 3 जा 9/50 और प्लस में 2 1 जा 2/5, 5 जा 25, सॉरी, तो क्या आ गया 9/50 अपॉन में यहां पे एलसीएम कितना आ गया 50, तो 9 + 4 तो कितना आया 9/50 मल्टीप्लाई 50/9, 4 जा 9 और 4 13, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 9/13 आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो मतलब स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ है होस्टलर हुआ है और ए ग्रेड अचीव की है, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/13 आ गई हमारे पास। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यहां पे क्या कहा है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट है। ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस, या तो स्टूडेंट को क्या करता है, आंसर आता है उसका, या फिर वो गैस करता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। 3/4 प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको आंसर आता है उस क्वेश्चन का, एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उस क्वेश्चन का गैस करता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके। ठीक है, पता होगा ना, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अब यहां पे क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कि स्टूडेंट ने जो गैस किया है वो आंसर उसका ठीक हो गया, तुक्का ठीक लग गया, with probability 1/4. What is the probability that the student know the answer given that he answered it correctly? तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट को आंसर आता था और उसने करेक्टली आंसर दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, इवेंट मानेंगे। लेट E1 and E2 event of answer known and guess। E1 इवेंट किसका है, आंसर नोन, उसको आंसर आता था। E2 इवेंट क्या है, उसने क्या किया, तुक्का मारा, गैस किया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब ए इवेंट क्या है, यहां पे किसकी निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहां पे लेट ए इज इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, दैट आंसर इज करेक्ट, ये हमने मान लिया।
अब यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखो बच्चों क्या दे रखी है। E1 मतलब आंसर नोन है, उसको 3/4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब उसने तुक्का मारा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 दे रखी है। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू E1 मतलब उसका आंसर ठीक है और उसको आंसर पता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू E1 ये कितनी दे रखी है हमें, ये चीज ध्यान से देखो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ध्यान से देखो, उसने क्या कहा था E1 क्या है, अगर बच्चे को आंसर पता है, अब आंसर ही पता है तो भाई वो अपने आप ही करेक्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 100% ठीक होगा, वो आंसर ही पता है। अब मान लो 4 क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको बता दूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर इंडिया आएगा। अब आपने आंसर ठीक लिखना है तो इंडिया ही तो लिख के आओगे, तो आपके चांसेस कितने 100% चांस है आपने आंसर ठीक किया है। अब ये मत सोचना माइंड के अंदर कि सर जानबूझ के गलत लिख दूंगा मैं तो, या फिर उसके आंसर फिल करते टाइम गलत हो जाएगा। उस चीजों से परे रहना है, हमें दूर रहना है। हमें बस ये सोचना है अगर आपको किसी ने आंसर बता दिया तो आप उसको 100% करेक्ट करके आओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। अब उसने क्या कहा, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 1/4 चांसेज है कि वो तुक्का भी मारे और उसका आंसर ठीक भी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू इवेंट E2 ये क्या है हमारे पास 1/4 है। हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि हमारा जो आंसर है वो पहले से ही नोन हो और ठीक भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर इवेंट कौन सा था E1 एंड दैट इज आंसर्ड करेक्टली, तो E1/A फाइंड आउट करना। तो यहां पे बेस थ्योरम लगेगी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये फॉर्मूला लगेगा, देख लो भाई। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 इंटू A/E1 क्या है 1 अपॉन में 3/4 इंटू 1 और प्लस में 1/4 इंटू 1/4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आ गया 3/4 की 1 से मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 और प्लस में 1/4 4 जा 16। तो क्या हो गया 3/4 अपॉन में एलसीएम कितना आ गया 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो 3/4 मल्टीप्लाई 16/12 और 1 13, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/13 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी कि इवेंट E1 विद रिस्पेक्ट टू A कि हमारा जो आंसर होगा वो बच्चे को नॉन होगा और आंसर वो करेक्ट दे के आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 12/13। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। कोई भी एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो क्या करता है 99% इफेक्टिव है किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। यहाँ पे क्या गया है उस टेस्ट से जो रिजल्ट आता है उसका फॉल्स रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.5%। इफ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05, मतलब 0.5% को अगर हम वैसे लें परसेंटेज रिमूव आउट करें तो 0.005 हो गई। ये चांसेज हैं कि वो रिजल्ट फॉल्स रिजल्ट दे देता है। द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिजीज इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। अगर पूरी पॉपुलेशन के अंदर 0.1% पॉपुलेशन को वो डिजीज है, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस पर्सन की निकालनी है जिसको डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव आता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में, तो डरने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या है। यहाँ पे 2 इवेंट लेके चलेंगे, एक डिजीज का एक नॉन डिजीज का। तो यहाँ पे क्या लिखो, लेट E1 इज इवेंट for disease person and E2 event for non disease स्पेलिंग ठीक है ना, ठीक है।
नहीं तो मैथ के टीचर की स्पेलिंग मिस्टेक भी निकालने लग जाते हो आप। तो E1 इवेंट क्या मैंने माना है डिजीज पर्सन के लिए, E2 इवेंट क्या है नॉन डिजीज पर्सन के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे A इवेंट मान लेते हैं हम, जिसका टेस्ट क्या है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, उसको भी तो हमें काउंट करना है इवेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट A इज इवेंट फॉर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट के इवेंट को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं बारी बारी से, हमें क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट कि हमारे को डिजीज पर्सन मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है बच्चों, ध्यान से देखो। ये दे रखी है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। तो कितने परसेंट है, 0.1%। तो इसको लिखेंगे 0.1%, या फिर परसेंट रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे तो 0.001 हो जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट देखेंगे। E2 इवेंट क्या होगी, E2 इवेंट फॉर नॉन डिजीज पर्सन। अब इतने पर्सन्स को डिजीज है, बीमारी है, तो बीमारी नहीं है कितने पर्सनों को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से डिजीज वाले पर्सन सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। तो कितनी आ गई यहाँ पे 0.999। बात समझ में आई या नहीं आई। इतने पर्सन्स को बीमारी है, डिजीज है, तो कौन से बंदे बच गए जिनको बीमारी नहीं है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्रोबेबिलिटी बच गई हमारी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालना है। A/E1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट आए और पर्सन को एक्चुअली डिजीज हो। ए क्या था हमारा, इवेंट फॉर पॉजिटिव रिजल्ट, और E1 क्या था, जिसको डिजीज है। तो यहाँ पे ए में क्या किया, पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है और उसको डिजीज भी है, क्योंकि ऐसा केस भी तो दे रखा है उसने कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए परंतु उसको डिजीज ना हो, फॉल्स रिजल्ट भी दे देता है हमारा टेस्ट। तो यहाँ पे A/E1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो A/E1 क्या होगी, 99% इफेक्टिव दे रखी है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट भी दे और वो डिजीज वाला पर्सन भी दे। तो 99% इफेक्टिव है, तो 99%, इसको परसेंट को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो मतलब क्या आ गया 0.99। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A/E2, मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और वो बंदा ठीक ठाक हो, उसको बीमारी भी ना हो, वो भी तो गड़बड़ दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है 0.005, तो ये ले लेंगे 0.005। मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया बट बीमारी है नहीं उसको, तो हमारा टेस्ट कुछ गड़बड़ भी कर रहा है, थोड़ा सा फॉल्स रिजल्ट भी दे रहा है। वो कितना दे रहा है, 0.05 दे रहा है। बस बात क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे बेस थ्योरम लगा देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालनी है, पर्सन हैविंग द डिजीज, E1 था इवेंट, दैट हैज टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट, तो E1/A आपको फाइंड आउट करना है। बस फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहाँ पे प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारी 0.001 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या है बच्चों 0.99 डिवाइड बाय यहाँ पे 0.001 मल्टीप्लाई 0.99 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट क्या हो जाएगी 0.999 मल्टीप्लाई A/E2 क्या हो जाएगी 0.005। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.99 मल्टीप्लाई में 0.001, इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेज हैं, इसमें 2 प्लेसेज हैं, तो क्या आ जाएगा 0.00099। 5 प्लेसेज का डेसिमल हो गया। नीचे आ जाओ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.00099 प्लस में 0.999 की 0.005 की करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगी 0.0049 और फिर 95। सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 0.00099 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास 0.005 और 9 14 आएगा। यहाँ पे ये आ गया 9 और 4 14, नहीं यहाँ पे एक डेसिमल ज़्यादा है तो ये 5 एज इट इज। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा 9 और 9 18, 8 आ गया और फिर आ जाएगा हमारा 9 और फिर 5।
पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे कितने वो हैं प्लेसेज, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6। पॉइंट रिमूव करो तो ऊपर क्या चला जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा चली जाएगी, ये आ गई। तो क्या आ गया 990 डिवाइड बाय 5985। अब ये कट हो रहा है किसी पे, तो देख लेते हैं 9 पे कितने पे कट हो रहा है। ये कट हो रहा है हमारा 9 पे कट हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 नहीं 9 पे नहीं जा रहा, 5 पे कट हो रहा है, 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या हो गया 49, 5 9 जा 45, और ये आ गया मेरे पास 198 डिवाइड बाय, इसको कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो गया मेरा यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 9 और फिर 7, तो टोटल वैल्यू आ गई 198 बाय 1197। ये आंसर हो गया हमारा। इसको और भी कट करना चाहो और भी कट हो सकता है। ये हमारा ये कितने पे हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 9 पे, 9 पे कट हो रहा है, 9 2 जा 18, 18 हो गया, 9 2 जा 18, नीचे भी कट करो 9 1 जा 9, ये फिर 29 हो गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 22 बाय 133 क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि इवेंट इवन, मतलब डिजीज वाला पर्सन भी हो और उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 22 बाय 133। देयर आर 3 कॉइन्स, यहाँ पे 3 कॉइन की बात कर रहा है। 1 इज ए 2 हेडेड कॉइन, एक ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों तरफ क्या है, हेड है। ध्यान से सुनना, हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, जैसे शोले फिल्म में था, ठीक है। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन, उसके अंदर भी क्या है, दोनों तरफ हेड भी हो सकता है, दोनों तरफ टेल भी हो सकता है। दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम, एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। और थर्ड क्या है, अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन वो होता है जिसमें हेड और टेल दोनों साइड होते हैं। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शो हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टॉस करना है कॉइन को और उसके ऊपर हेड आता है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो वो कॉइन हमने चूज किया है वो 2 हेडेड कॉइन हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम इवेंट मान लेते हैं किन्नो कॉइन के। लेट E1 E2 E3 मान लो, या फिर कॉइन है तो C1 C2 C3 मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे इवेंट E1 E2 E3 मान लेते हैं। लेट E1 E2 E3 इवेंट फॉर 3 कॉइन। अब यहाँ पे 3 कॉइन है, 1 2 3, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तीनों कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में से एक कॉइन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक कॉइन सेलेक्ट करना है, तो 1 अपॉन में टोटल कॉइन क्या है 3, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी तीनों कॉइन्स की। कोई सा भी एक रेंडमली पिक किया जा सकता है। ये तो होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या दे रखा है, बारी बारी से पढ़ेंगे। 1 इज ए 2 हेडेड कॉइन, यहां पे क्या कहा है कि एक ऐसा कॉइन है हमारे पास जिसके ऊपर दोनों तरफ हेड है, तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों तरफ कैसे भी टॉस उछालते रहो वही हर बार हेड आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपॉन में E1। फर्स्ट कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू E1 क्या हो जाएगी हमारी 1। फिर दूसरा कॉइन कैसा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉइन के ऊपर 75% कह रखी है उसने, तो 75/100 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 25 से कट करेंगे तो 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनबाइज्ड कॉइन कह रखा है। अनबाइज्ड कॉइन में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ चांसेस हो जाएंगे हेड आने के, हाफ चांसेस हो जाएंगे टेल आने के। लगी बताए, समझ में आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है बेस थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 हेडेड कॉइन कौन सा था हमारा, E1 इवेंट में, तो E1/H की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गई बात। 2 हेडेड कॉइन भी होना चाहिए और हेड भी आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E2, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E3।
ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय एच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 1/3 इंटू में h बाय E1 क्या है 1 अपॉन में यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में E2 की क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर 1/3 की 1 से मल्टीप्लाई 1/3 आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाओ 1/3 की 1 से 1/3 प्लस में 3 से 3 कट गया प्लस में 1/4 और प्लस में 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई करो क्या है 1/3 अपॉन में यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, 3 4 जा 12 4 1 जा 4 प्लस में 3 प्लस में 2। तो क्या आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय एच इक्वल टू 1/3 अपॉन में 4 और 3 7 और 2 9/12। सिंप्लीफाई करो 1/3 मल्टीप्लाई 12/9 3 4 जा 12। तो क्या आ गई फाइनल प्रोबेबिलिटी 4/9 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी कि हमारा जो कॉइन है वो 2 हेडेड भी होगा और हेड भी आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/9 हो गई। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या करती है, स्कूटर ड्राइवर्स का 2000 का इंश्योरेंस करती है, कार ड्राइवर का 4000 का और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। यहां पे क्या कहा है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि स्कूटर वाले की 0.01 है, कार वाले की 0.03 है और ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी है 0.15। एक्सीडेंट होने के चांसेस कहे हैं। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, कोई भी एक रैंडमली पर्सन जो है एक्सीडेंट हो जाता है उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था एक्सीडेंट होने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो हमारे पास स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तीनों को हम इवेंट मान लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट E1 E2 E3 इवेंट फॉर स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। इन सभी के लिए हमने क्या मान लिया, E1 E2 E3 इवेंट मान लिए जो स्कूटर, कार, ट्रक ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहां पे टोटल ड्राइवर देख लो बच्चों कितने हैं हमारे पास। टोटल ड्राइवर 2000 प्लस में 4000 प्लस में 6000, तो टोटल ड्राइवर कितने हो गए यहाँ पे 12000 टोटल ड्राइवर हो गए। ठीक है, थोड़ी सी भाई डॉग्स की आवाज आ रही होगी, पड़ोस में लेके आए हैं नया, तो इसलिए ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना इस चीज को प्लीज। तो टोटल ड्राइवर कितने हो गए बच्चों हमारे पास 12000 हो गए। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने हैं स्कूटर ड्राइवर 2000 डिवाइडेड बाय 12000। 30 से 30 कट गई, 2 से इसको कट किया तो 1/6 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 12000। 30 से 30 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1/3 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ट्रक ड्राइवर की देख लो भाई 6000 डिवाइडेड बाय 12000 करेंगे। 30 से 30 कट गई, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। बात क्लियर हो गई या नहीं आ गई, कुछ अलग से नहीं किया हमने, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विद रिस्पेक्ट टू E1। तो यहां पे इवेंट मान लेंगे भाई एक और, लेट ए इवेंट फॉर एक्सीडेंट, ये मान लेना ए को हमने इवेंट मान लिया एक्सीडेंट के लिए। तो यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर कितनी दे रखी है 0.01। इसको हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो 0.01/100 भी कर सकते हैं, मतलब 1/100 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी E2 की क्या है 0.03/100 करेंगे तो 1000 हो गया भाई। तो पॉइंट रिमूव किया तो ये कितना आ गया 3/100 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 देख लो क्या होगी, ये 0.15 है, पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन में 100 तो मतलब क्या आ गया 15/100। ये मैंने ऐसे लिया है, कट इसलिए नहीं किया इनको ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ध्यान से देखो, बेस थ्योरम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ
स्कूटर ड्राइवर कि जो एक्सीडेंट होगा वो किसका होगा, स्कूटर ड्राइवर का। स्कूटर ड्राइवर क्या था हमारा इवेंट, E1 अपॉन में एक्सीडेंट होना चाहिए उसका ए इवेंट। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी A बाय E1 थी, E1 बाय A निकालनी है तो बेस थ्योरम हम यूज करेंगे। यहां से पता लगेगा आपको स्टेटमेंट में, कहीं ये सोचो सर पता कैसे लगेगा बेस थ्योरम लगा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट से जो मीट करे, यहां पे देख लेना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, स्कूटर ड्राइवर की। स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की, तो E1 बाय A निकालना है, A बाय E1 था तो रिवर्स हो गया तो मतलब बेस थ्योरम लगेगी। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, हमारे पास 3 इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, और फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ भी नहीं किया है। यहीं पे देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 1/6, A बाय E1 क्या है 1/100। नीचे आ जाओ 1/6 मल्टीप्लाई 1/100, फिर प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 3/100, फिर प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 15/100। सारी वैल्यूज पुट कर लोगे, सारी की सारी ऊपर दे रखी है। सिंप्लीफाई कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A क्या आएगा, ऊपर आ गया बच्चों 1/600 डिवाइड बाय यहाँ पे 1/600, प्लस में 3 से 3 कट गया तो 1/100, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/200, तो 15/200। बात क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, ऊपर क्या आ गया 1/100, नीचे देख लो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 600, 600 से 600 कट गया 1 आ गया, फिर 6 आ गया, 200 3 जा 15 3 जा 45, ये आ गया मेरे पास 1/100 इंटू में 600 ऊपर गया अपॉन में 45 और 6 कितना हो गया बच्चों 51 और 1 52, तो यहाँ पे 20 से 20 कट गई तो क्या आंसर आया 6/52, या फिर इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6/52 ही आ रहा है ना। यहाँ पे ऊपर बच्चों 600 था तो 600 से 600 कट गया तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/52। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी, कई बार क्या होता है माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो ऊपर 1/600 था तो 600 से 600 कट गया तो 1/52 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई दैट द स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B, एक फैक्ट्री के अंदर 2 मशीन है, एक A मशीन है एक B मशीन है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन B प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। जो भी हमारे यहाँ पे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं वो A मशीन 60% बनाती है, B मशीन 40% बनाती है। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। अब उनके अंदर क्या है 2% जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाते हैं A के द्वारा, 1% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है B मशीन। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस। यहाँ पे क्या कहा है, सारी की सारी आइटम जो बनी है उनको इकट्ठा कर दिया जाता है एक स्टोर में, एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक पाइल लेके वो हो गया गोदाम सा, उसके अंदर से एक प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है रेंडमली एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो प्रोडक्ट जो बाहर निकला है ना वही डिफेक्टिव मिल जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो हमें बताना है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम था वो बी मशीन ने प्रोड्यूस किया था, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ पे पहले तो हमें बी के डिफेक्टिव परसेंटेज दे रखी थी, अब हमने बताना है कि जो डिफेक्टिव बनाया वो बी ने ही बनाया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इवेंट मान लेंगे, लेट E1 एंड E2 इवेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम A एंड B मशीन। जो प्रोडक्शन A मशीन करती है उसका इवेंट E1 हो गया, B मशीन का इवेंट क्या हो गया E2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी दे रखी है, E1 कितना प्रोड्यूस कर रही है 60%, 60% का मतलब 60/100, 0 से 0 कट गई तो इसके क्या आ गई 6/10, कट करेंगे तो क्या आ गया 2 नहीं कितना आ गया 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड मशीन की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट प्रोडक्शन है 40%, तो 40/100, 2 से कट करेंगे तो क्या आ गया बच्चों 2/5।
दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। इतनी प्रोडक्शन हमारी E1 मशीन कर रही है, इतनी E2 कर रही है, मतलब A मशीन और B मशीन कर रही है। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डिफेक्टिव की। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव को हम D से मान लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे लेट D इज डिफेक्टिव इवेंट। कौन सा इवेंट हो गया ये? डिफेक्टिव इवेंट, ये भी लिखेंगे साथ में। तो D/E1 मतलब जो डिफेक्टिव आइटम है वो फर्स्ट मशीन ने बनाया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है हमें? 2%। तो 2% का मतलब 2/100 हो गई। क्लियर हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय सेकंड मशीन, E2 मशीन, वो कितनी दे रखी है? 1%। तो 1/100 हो गई। ये बात भी क्लियर हो गई। जो भी डाटा दे रखा है आसानी से लिख लोगे आप। अब हमें क्या निकालना है यहां पे, वो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कि डिफेक्टिव आइटम जो है मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है, उसके इवेंट को आपने क्या मानना है? E2 अपॉन में डिफेक्टिव आइटम, E2/D निकालना है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो बेस थ्योरम यूज करेंगे हम यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे E2 है, ध्यान से देखना, E2/D निकाल रहे हैं। कई बार आप क्या करते हो, याद कर लेते हो, बस E1 ही रखना है हमें तो ऊपर। तो यहां पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2 अपॉन में क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और यहां पे इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1 और फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2। देख लो भाई सिंप्लीफाई करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है हमारे पास? 2/5 मल्टीप्लाई ये कितनी है? 1/100। देख लो ये रही, कहीं गलती से ये लिख दो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारी? 3/5 मल्टीप्लाई बाय D/E1 क्या है? 2/100 प्लस में E2 की 2/5 और मल्टीप्लाई में 1/100। इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 2/5 की 100 से मल्टीप्लाई 500। डिनोमिनेटर में आ जाओ। 3 2 जा 6/500 प्लस में 2/500। सिंप्लीफाई करो। 2/500 अपॉन में एलसीएम कितना आ गया? 500। तो 6 + 2। तो बिल्कुल सिंपल आ गई कैलकुलेशन। 2/500 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे 500/6 और 2 8। 500 से 500 कट गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो क्या आ गया यहाँ पे? 1/4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? कि डिफेक्टिव आइटम जो है बी मशीन ने प्रोड्यूस किया है उसकी। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। किसी कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपटीशन चल रहा है, किसमें? 2 ग्रुप्स के बीच में। कोई भी 2 ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? द पॉसिबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। और उनकी विनिंग भी दे रखी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कि ए ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जीतने के चांसेस है 0.6, सेकंड ग्रुप के जीतने के चांसेस है 0.4। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अगर उसने कहा है कि फर्स्ट ग्रुप अगर जीत जाता है, उसका पर्सन जो है डायरेक्टर बन जाता है, तो एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7 है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विन। अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो नए प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग होगी वो क्या है? 0.3% है। परसेंट नहीं है, 0.3 दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि न्यू प्रोडक्ट जो हमारा लॉन्च हो वो किसके द्वारा हो? सेकंड ग्रुप के द्वारा लॉन्च हो। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे क्या करते हैं हम? सबसे पहले 2 इवेंट मान लेते हैं। लेट E1 एंड E2 आर इवेंट ऑफ विन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। समझ में आ गई बात? E1 प्रोबेबिलिटी किसकी माननी है? ग्रुप फर्स्ट की विनिंग की। E2 हमने किसकी माननी है? ग्रुप सेकंड की माननी है। दोनों चीज हमने यहां पे राइट डाउन कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब उसने क्या कहा है? एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसको हम कोई और नाम से इवेंट मान लेते हैं। न्यू प्रोडक्ट है तो N से मान लेते हैं। लेट N इज इवेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट
कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पे ए भी मान सकते हो, बी भी, सी भी, डी भी, जो भी आपका दिल करे वो मान सकते हो इवेंट को, बट आपको लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि क्या चीज आपने क्या माननी है। अब इवेंट 1 और इवेंट 2, ई क्या था, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर सेलेक्ट हो, E2 क्या था, सेकंड ग्रुप का मेंबर सेलेक्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की विनिंग चांसेस कितने दे रखे हैं, 0.6 दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या दे रखी है बच्चों, हमें 0.4 दे रखी है, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम E1, कि प्रोडक्ट जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो और E1 ग्रुप के द्वारा हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0.7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ N बाय E2, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय E2 ग्रुप, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 है। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप, कि सेकंड ग्रुप के द्वारा हमारा क्या हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो। सेकंड ग्रुप द्वारा निकालनी है तो हमने E2 बाय N निकालना है, हो गई रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपनी बेस थ्योरम। तो क्या होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ N बाय E2 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ N बाय E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ N बाय E2। यहां पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर लेना है। अब वैल्यू देखो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या थी, 0.4 मल्टीप्लाई N बाय E2 सेकेंड इवेंट की 0.3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 0.6 मल्टीप्लाई N बाय E1 क्या है, 0.7 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, 0.4 मल्टीप्लाई N बाय E2 क्या है, 0.3। सिंप्लीफाई कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय N इक्वल टू 0.4 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो मतलब 0.12 आ गया। अपॉन में 7 6 जा 42, तो 0.42 प्लस में 0.4 की और 3 की 0.12, क्या आ गया, 0.12 अपॉन में 0.54। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, तो क्या आ गया, 12/54। और किस पे कट रहा है ये हमारा, 6 पे, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54। 2/9 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, कि हमारा जो प्रोडक्ट जो लॉन्च होगा, न्यू प्रोडक्ट, वो E2 ग्रुप के द्वारा लॉन्च होगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो ऊपर लिखा जाता है। इससे हमें पता चलेगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज ए गर्ल थ्रू ए डाई, यहाँ पे क्या कहा है, मान लेते हैं कि एक लड़की जो है एक डाई को थ्रो करती है। इफ सी गेट्स ए 5 और 6 सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या कहा है, अगर लड़की को 5 और 6 मिलता है तो वो लड़की टॉस करती है कॉइन को 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और वो नंबर डिनोट कर लेती है, नोट कर लेती है कि हेड आया है या टेल आया है। इफ सी गेट्स 1 2 3 4 सी टॉस ए कॉइन वंस, अगर उसकी डाई पे नंबर आता है 1 2 3 4 तो वो क्या करती है, कॉइन को एक ही बार टॉस करती है। एंड नोट्स वेदर ए हेड और ए टेल इज ऑब्टेन, तो वो फिर नोट कर लेती है कि हेड आया है या टेल आया है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एग्जैक्टली एक बार हेड मिलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, तो उसने बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है तो उसने डाई के ऊपर 1 2 3 4 मिला है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चिंता मत करो, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे हम इवेंट मान लेते हैं, हम लेट इवेंट E1 फॉर नंबर ऑन डाई 1 2 3 4। अगर डाई के ऊपर 1 2 3 4 आता है तो इवेंट हमने क्या मान लिया, E1 मान लिया। यहां पे लेट इवेंट E2 फॉर नंबर ऑन डाई 5 6। अगर डाई के ऊपर 5 और 6 आता है तो हमने उसके इवेंट को क्या मान लिया, E2 इवेंट मान लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक और चीज कही है उसने कि हेड आना चाहिए हमारा, ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो इस इवेंट को भी मान लेते हैं। लेट H इज इवेंट फॉर हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या मान ली हमने, H से डिनोट कर ली। अब यहां पे देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट क्या होगी, नंबर क्या आने चाहिए, 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हो गए, 4, फेवरेबल आउटकम हो गए 4, और डाई पे टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6, तो 4/6 होगी, मतलब यहाँ पे 2/3 प्रोबेबिलिटी हो गई।
E2 इवेंट की क्या हो जाएगी, कितने नंबर है, ओनली 2 नंबर्स है, तो 2/6 मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/3। ये तो पता होगा ना 2/6 क्यों किया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डाई के ऊपर टोटल नंबर 6 होते हैं, यहाँ पे इवेंट में 2 आ रहे हैं, तो 2/6 मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, E2 इवेंट की। बात क्लियर होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो एक और चीज, यहाँ पे क्या कहा है उसने, अगर डाई के ऊपर हमारा 5 और 6 आता है तो आपको कॉइन कितने टाइम्स टॉस करना है, 3 टाइम। अगर आपकी डाई के ऊपर 1 2 3 4 आता है तो आपको कॉइन कितने बार टॉस करना है, 1 टाइम टॉस करना है। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ इवेंट इवन। क्या कहा है उसने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब इवन इवेंट परफॉर्म होता है। इवन कौन सा है, जब हमारा क्या आता है 1 2 3 4 आता है। 1 2 3 4 आने के बाद हमने कितनी बार टॉस करना है कॉइन को, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की, 1/2। यही तो होगी ना, कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, एक सिंगल टाइम टॉस करना है। अगर इवन इवेंट परफॉर्म होगा मतलब डाई के ऊपर 1 2 3 4 आएगा तो कॉइन वंस आपको टॉस करना है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी हेड की होगी, हाफ टेल की होगी, तो हेड की कितनी होगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन इवेंट E2। E2 इवेंट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सोच लो बच्चों, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से, अगर मान लो E2 इवेंट परफॉर्म होता है, E2 इवेंट में क्या आएगा, 5 और 6। उसके बाद हमने कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, 3 टाइम्स टॉस करना है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, 8 सैंपल स्पेस हो जाएंगे। 3 कॉइन टॉस होने के बाद टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे हमारे, 8। और हमें एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो इतने के ये कौन से केस बनेंगे, तीनों केस में एक एक बार हेड होगा, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पहली बार कॉइन टॉस किया हमने, क्या हो गया, देखो पहली बार 3 कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन है। एक इस कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इस कॉइन की भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2 होगी ना। तो टोटल देखो बेस में टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं, यहां पे लिए लिख दो सर 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी। और इस कॉइन में कितनी थी, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऊपर क्या हो जाएगी प्लस, तो 3/8 हमारी क्या आ गई यहां पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बस ये सैंपल स्पेस बताने के लिए बताया था मैंने, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां से सैंपल स्पेस लग जाएंगे, ऊपर से ऐड करके हम क्या निकाल देंगे, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 हो गई। अब यहां पे हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कहा है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन इवेंट परफॉर्म करे और आपको हेड मिल जाए। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय इवन अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय इवन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय E2। देखो क्या वैल्यू आई यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई H बाय इवन 1/2 अपॉन में 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 3/8। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय H इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गई 1/3, यहाँ पे 1/3 प्लस में 1/8। सिंप्लीफाई कर लो, न्यूमरेटर में 1/3, नीचे एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 8 3 जा हमारा क्या आ जाएगा 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा, तो क्या आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 24/8 और 3 11। सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8/11 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी कि जो हमारा हेड आएगा वो इवेंट इवन से आएगा। ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर A B एंड C। यहाँ पे क्या कहा है, एक कोई प्रोडक्शन करने वाला है जो क्या करता है, मशीन ऑपरेटर्स है उसके पास A B और C, 3 ऑपरेटर है मशीन को हैंडल करने वाले। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम रिस्पेक्टिवली। और जो B और C हैं ऑपरेटर, वो 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं। A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। A जो है जितने वो टाइम से काम चल रहा है ना, उसके 50% टाइम से वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है।
मान लो 10 साल की बात कर रहा है, 10 साल से प्रोडक्शन चल रही है, तो 50% टाइम से काम कर रहा है, मतलब 5 ईयर से वो काम पे लगा हुआ है। बी इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम, टोटल टाइम के 30% से बी काम कर रहा है और सी 20% से काम कर रहा है। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। हमें क्या करना है, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ए द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ध्यान से देख लो, यहां पे हमें इवेंट मान लेने हैं, ए बी सी है, इन्हीं को मान लेते हैं। लेट E1 E2 E3 भी मान सकते हो। लेट ए बी सी इवेंट आइटम प्रोड्यूस बाय 4 आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए बी सी। इनके नाम से ही इनको इवेंट का हमने नाम दे दिया। अब डिफेक्टिव आइटम है, उसको डी से मान लो। डी इज इवेंट फॉर डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने के लिए इवेंट को हमने क्या नाम दे दिया, डी इवेंट दे दिया। अब यहां पे देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है, यहां पे कितने टाइम से काम कर रहा है, 50% से, तो 50% होगी। 50% का मतलब क्या होगी, यहां पे 0.5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लेते हैं हम, बी कितने टाइम से काम कर रहा है, 30% से, तो 30% हो गई, मतलब कितना आ गया, 0.3 अपॉन में 100 करके निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितने टाइम से काम कर रहा है, 20% से, तो 20% का मतलब अपॉन में 100 करेंगे, 0 से 0 मतलब 0.2 आ गया। एक में निकाल के भी दिखा दी मैंने। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय ए क्या दे रखी है। डिफेक्टिव आइटम होगा, ए द्वारा प्रोड्यूस होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1% दे रखी है, मतलब क्या होगी यहाँ पे 0.01 इक्वल टू 1%। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाय बी इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 5%, मतलब उसका मतलब क्या हो गया, 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाय सी इज इक्वल टू 7% दे रखी है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0.07। सारी वैल्यू पता लग गई आपको। निकालना क्या है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो ए ऊपर आएगा, डिफेक्टिव आइटम नीचे आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर निकालना है। अब देखो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी, तो बेस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी बेस थ्योरम हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए, जिसकी भी निकालनी है उसको ऊपर लेंगे, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय सी। वैल्यू पुट कर दो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.5, मल्टीप्लाई में डी बाय ए की क्या है, 0.01, नीचे 0.5 मल्टीप्लाई 0.01, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0.3 मल्टीप्लाई 0.05, प्लस में 0.2 मल्टीप्लाई 0.07। सारी वैल्यूज लिखी गई, सिंप्लीफाई कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय डिफेक्टिव आइटम इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.5 की 0.01 से करेंगे तो क्या आ गया, 0.005। यहां पे आ जाओ, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0.005, प्लस में 0.3 की 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 0.015। फिर प्लस में 0.2 की 0.007 से करेंगे, 0.07 से करेंगे तो 7 टू जा 14, 0.014 हो गई। सिंप्लीफाई करो, ऊपर आ गया 0.005, नीचे वाली वैल्यूज को ऐड कर दो, 15, 5, 20 और 14, ये क्या हो गया मेरा 34, तो 0.034 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो रिमूव कर दिया हमने पॉइंट, तो क्या आ गया 5/34, ये 34, ये हमारा आंसर आ गया। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। यहाँ पे क्या कहा है, एक पैक है 52 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। और जो जितने कार्ड बच गए हमारे पास 51, उनमें से 2 कार्ड को निकाला जाता है और दोनों कार्ड हमें डायमंड के मिलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड हुआ था हमारा
कार्ड गुम हुआ था वो किसका था, डायमंड का था। ठीक है भाई, चलो भाई देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। उसके पहले हमें क्या मानने पड़ेंगे, 2 इवेंट मानने पड़ेंगे कि जो हमारा लॉस्ट कार्ड हुआ है वो डायमंड का भी हो सकता है और डायमंड ना भी हो सकता है। मतलब वो हमारा क्या हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे 2 इवेंट मान लेते हैं। लेट इवन इवेंट फॉर डायमंड कार्ड एंड E2 event for card is not of diamond। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस 2 इवेंट हो सकते हैं, या तो डायमंड का कार्ड होगा या डायमंड का कार्ड नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देख लो क्या होगी कि हमारा कार्ड डायमंड का होगा। डायमंड कितने होते हैं, 13 अपॉन में 52। तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, मतलब 1/4 चांस है कि हमारा कार्ड जो है डायमंड का लॉस्ट हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट देख लो क्या है। टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए, 39/52। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। दूसरी इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4 चांस है कि वो कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का ना हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इवेंट मान लेते हैं हम। लेट A is event for 2 cards drawn। 2 cards drawn, 2 कार्ड निकालने हैं ना अब हमें, तो उसका इवेंट को हमने क्या मान लिया, A इवेंट से डिनोट कर लिया। अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम E1, 2 कार्ड जो निकाले हैं हमने वो किससे निकले, इवन इवेंट से, मतलब डायमंड के दोनों निकले। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखो। हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं बच्चों, 51। समझना ध्यान से। अब टोटल हमारे पास क्या थे, 52 थे। अब उसने क्या कहा है, कार्ड फ्रॉम ए पैक 52 कार्ड से लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी द बोथ आर डायमंड। अब हमने इवेंट इवन मानना था कि जो एक कार्ड हमारा लॉस्ट हुआ है वो किसका हुआ है, डायमंड का। तो यहां से एक कार्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल कार्ड कितने हो गए, 51। डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13, और जो ये एक कार्ड लॉस्ट हुआ है हमने मान लिया कि वो डायमंड का ही हुआ है, तो इसमें से भी 1 करेंगे तो 12 कार्ड रह गए हमारे 51 के अंदर। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। टोटल कार्ड थे हमारे पास 52, उसमें से एक डायमंड का आपने निकाल दिया। इवन इवेंट जो है वो डायमंड कार्ड के लिए ही तो है कि जो लॉस्ट हुआ है कार्ड वो हमारा डायमंड का था। अगर हमारे पूरे पैक में से 52 कार्ड्स में से एक डायमंड का चला गया तो टोटल पैक में कितने कार्ड रह गए, 51, और डायमंड के कितने रह गए, 12। तो पहला कार्ड निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/51। अब एक कार्ड निकल गया हमारा, अब पैक में कितने कार्ड रह गए, 51 में से एक और निकल गया, 50 रह गए, और डायमंड के कितने रह गए, 11। तो इसकी दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/50। तो ये आ गया हमारे पास, 11 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। कट कितने पे हो रहा है, 2 पे, 2 6 जा 12, 225, ये 3 2 जा 6, 3 पे 17, तो 11 2 जा क्या आ गया मेरे पास, 22, अपॉन में 25 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 425। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट फ्रॉम E2 कि हमारा कार्ड जो है लॉस्ट हुआ था वो डायमंड का नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी देख लो क्या होगी। अब यहां पे देखो बच्चों क्या होगी, हमारा जो पहला इवेंट होगा उसके अंदर देखो टोटल कार्ड्स कितने रह गए, एक कार्ड लॉस्ट होने के बाद 51। अब दूसरी चीज हमारी क्या है, E2 इवेंट जो है कार्ड इज नॉट ऑफ डायमंड, तो टोटल कार्ड कितने रह जाएंगे हमारे 39। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, टोटल तो पैक के अंदर कार्ड रह गए हमारे 51। अब फर्स्ट कार्ड निकाले वो डायमंड का हो, यहाँ पे क्या था, E2 इवेंट फॉर द कार्ड इज नॉट ए डायमंड लॉस्ट, यहाँ पे लॉस्ट लिख लेना कि लॉस्ट जो हमारा कार्ड हुआ है वो डायमंड का नहीं है। तो टोटल डायमंड के कितने होंगे, 13 के 13 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 13/51। फिर एक कार्ड निकलने के बाद डायमंड के कितने रह जाएंगे, 12, तो 12/50। एक यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक यहां से कर दो, तो पैक में कितने रह गए, 50, और यहां पे कितने रह गए, 13 में से 1 गया 12, तो 12/50। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इक्वल टू 13 12, यहाँ पे कट रहा है हमारा, ये कट रहा है,
तो 2 6 जा और ये 25 पे, ये आ गया हमारा 2 3 पे, 3 2 जा 6 17, 13 2 जा 26 बाय 17 25 की 425। बात हो गई क्लियर। इस चीज को दोबारा समझा देता हूं। उसने क्या कहा था पहले में तो कि हमारा जो लोस्ट कार्ड था वो डायमंड का हुआ है, दूसरे में हमारा जो लोस्ट कार्ड है वो डायमंड का नहीं है। अब भाई कार्ड तो निकलेगा, एक कार्ड तो लोस्ट हुआ है, तो पैक में कितने कार्ड है हमारे पास अवेलेबल 51, और पैक में डायमंड का लोस्ट नहीं हुआ तो डायमंड के कितने अवेलेबल हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डायमंड की 13/51। फिर एक कार्ड निकल गया हमारा, एक कार्ड ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर दिया है कि यहां से कर दिया, पैक में कितने बच गए 50 और डायमंड के कितने बच गए पैक में 12, तो 12/50 ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लोस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। हमें क्या निकालनी है लोस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब इवन इवेंट फ्रॉम ए, ये निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन अपॉन में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। एक बार यहां से समझ में ना आया तो दोबारा वीडियो समझ लेना एक बार, ठीक है, आ जाएगा क्लियरली। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है 1/4 मल्टीप्लाई ए बाय इवन कितनी निकली है 22/425। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई 22/425, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या थी 3/4 मल्टीप्लाई 26/425। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आ गया यहाँ पे 1/4 की और 22/425 की मल्टीप्लाई करो, 2 से ये कट गया 11 आ गया, तो ये आ गया 11/425, 2 जा 950। डिनोमिनेटर में आ जाओ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 2 से कट के 2 2 जा 11/950 और प्लस में ये कट रहा है हमारा, ये कट गया 2 पे, 2 2 जा 4 और ये 13 पे, 13 3 जा 39/950। क्या हुआ है 11/950 मल्टीप्लाई 950 ऊपर अपॉन में 11 और 39 क्या हो गया 50, 950 से 950 कट गया तो आंसर क्या आ गया 11/50 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी किसकी कि इवेंट इवन, मतलब डायमंड का कार्ड लॉस्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। ए जो है ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ए कॉइन इज टोस्ट, फिर एक कॉइन को टॉस किया जाता है। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर, तो ए क्या देखता है कि उसके टॉस पे हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमने कि एक्चुअली में हेड आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहाँ पे हम सबसे पहले इवेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉइन टॉस हुआ है, तो उसके इवेंट क्या हो जाएंगे, लेट H and T इवेंट फॉर हेड और टेल, हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी बच्चों 1/2, हाफ चांसेस होंगे हेड आने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या होगी, टेल भी होगी हमारी 1/2। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि हमारा एक्चुअली हेड आना चाहिए, उसको हम क्या मान लेते हैं, लेट कोई भी इवेंट मान लो, ए मान लेते हैं, लेट ए इज इवेंट, ए नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो यहां पे नाम दे रखा है, कोई और मान लो, यहां पे बी मान लेते हैं, लेट बी इज इवेंट फॉर ए रिपोर्ट हेड, ए रिपोर्ट हेड, कि ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया, उसके इवेंट को हमने बी से डिनोट कर लिया। अब यहां पे देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट ऑफ हेड क्या होगी, उसने सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 4/5। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ टेल, अब ये क्या हो जाएगी 4/5 उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो लाई की क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कहां से निकले वो बी इवेंट से, H/B निकालनी है। तो बेस थ्योरम लगा दो यहाँ पे P/H, P इंटू H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/H। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/H, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ
टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई टी। बस सिंप्लीफाई कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बी बाई एच क्या है उसकी सच बोलने की 4/5। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 और प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 2 जा 4 तो आ गया न्यूमरेटर में 2/5। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 2/5 प्लस में 1/5 2 जा 10। सिंप्लीफाई करो 2/5 अपॉन में एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 तो क्या आया 2/5 मल्टीप्लाई 10/5, 5 2 जा 10 तो कितना आ गया 2 2 जा 4/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारा सेट वाला चैप्टर यूज हो रहा है क्लास 11th का। ए क्या कहा है, सबसेट ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन गिवन है। ध्यान से देखो ए क्या दे दिया उसने, सबसेट ऑफ बी दे दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारी नॉट इक्वल टू 0 दे दी। अब ए अगर सबसेट ऑफ बी है तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, ए होगा या नहीं होगा। ए जो है बी का सबसेट है, ये बी हो गया, ए इसके अंदर है तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखें तो ये ए ही तो होगा कॉमन। समझ में आई या नहीं आई बात। ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब ए बी के अंदर लाई करता है तो दोनों में कॉमन चीज क्या होगी, ये एरिया ही कॉमन होगा, बाहर वाला तो होगा ही नहीं ए के अंदर, तो ये कॉमन हुआ, ये लिख दिया मैंने। इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है हमारी, ए के इक्वल है। अगर इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लेते हैं, पी लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू किसके आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब यहां से देखो आपको क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू 0 कह रखी है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमारी क्या हो 1 हो, क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमारी क्या हो 1 हो, तो यहां 1 पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लाई करती है 0 और 1 के बीच में, ना तो वो एग्जैक्टली 0 है, 0 तो हो ही नहीं सकती, दे रखा है, और ना ही वो 1 है, 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, मान लो 0.2 है, 0.3 है, 4 है, 0.5 है, इस तरीके से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करे, यहां पे मान लो 0.5 हो गया, 0.5 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो इन दोनों को कंबाइंड अगर रिजल्ट देखें तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन भी आ गया, इक्वल भी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, हम यहां से भी देख सकते थे कि हमारा ए बाय बी जो है ग्रेटर देन ए होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं यहां पे 0.5 से डिवाइड करता हूं, अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, लेस हो, तो ये वैल्यू हमारी कम आएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। तो ये हमने यहां से भी लिख सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।